नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने पर नीति आयोग ने थपथपाई धामी सरकार की पीठ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जमकर की सराहना, कहा विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा राज्य। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों पर पार्टियों का फोकस। कांग्रेस कर रही कई मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी। 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी कांग्रेस। अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गरीबों के आशाएं उजाड़ने का लगाया आरोप। और हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को किया ध्वस्त। मौके पर तैनात रही पुलिस फोर्स। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया है, जिसके लिए नीति आयोग ने धामी सरकार की पीठ भी थपथपाई है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची नीति आयोग की टीम ने धामी सरकार की हौसला अफजाई की है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब नीति आयोग की टीम ने भी सीएम धामी की पीठ थपथपाई है। दरअसल नीति आयोग की टीम 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रही। इस दौरान टीम ने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने पर जहां सीएम धामी की पीठ थपथपाई, तो वहीं नीति आयोग की टीम ने उत्तराखंड के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में उत्तराखंड देश में नंबर 1 पर रहा। उत्तराखंड भले ही छोटा पहाड़ी राज्य हो, लेकिन प्रदेश ने विकास के मामले में नए आयामों को छुआ है। नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। नीति आयोग देखिए हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी भारत सरकार की संस्था है और पूरे देश के सभी राज्यों को विकास को आगे बढ़ाने में नीति आयोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और नीति आयोग के समक्ष हम हर वर्ष अपने राज्य की जो पूरा रूपरेखा है, आने वाले जो समय की ज़रूरतें हैं, चुनौतियां हैं, उन सभी से अवगत कराते हैं। और इस संबंध में पीछे नीति आयोग की बैठक भी हुई थी और उस नीति आयोग में जो नीति आयोग के द्वारा निर्धारित उनके क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया में उत्तराखंड राज्य अच्छा कर रहा है। सतत विकास को प्राप्त करने में हमने पूरे देश में पहला स्थान हमारे राज्य को मिला है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, लेकिन कई क्षेत्रों में उत्तराखंड बेहतर कार्य कर रहा है। सतत विकास लक्ष्यों में राज्य ने टॉप किया। ये छोटे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। नीति आयोग, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। उसके 2 खास जिम्मेवारियाँ हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, और दूसरा जो कहते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत खुशी की बात है कि जब हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की किताब पिछले साल निकाली थी, इसी साल जुलाई में, कि उत्तराखंड सबसे नंबर 1 है इसमें, तो इसका मुबारक देना चाहते हैं ऑनरेबल सीएम को। मेरी ड्यूटी है कि हर सीएम को एक दफ़ा मैं उनको अपने राज्य में मिलूं, तो ये पहला ऑफिशियल विजिट है। उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर जिस तरह से नीति आयोग ने धामी सरकार की पीठ थपथपाई है, उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड राज्य विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। काशीपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करने पर ध्यान दे रही है, लिहाजा आने वाले दिनों में और भी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि कोई भी छात्र शिक्षक के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे।
आज काशीपुर में अमर उजाला के द्वारा जो हमारे जिन टीचरों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उत्कृष्ट जो टीचर हैं, उन टीचरों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी नहीं रह गई है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने और मैंने सदन में कहा था कि हम जितने भी टीचरों की कमियों को पूरी करें, और आज मुझे बोलते बड़ी खुशी है कि अभी तक हम 5000 से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति करते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा, लिहाजा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने वोटर्स को साधने के लिए अलग अलग रणनीति भी बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव की खास तैयारी, किस पर किसकी रणनीति पड़ेगी भारी, फूंक फूंक कर कदम रख रहे राजनीतिक दल, बाबा के आशीर्वाद से मसला होगा हल। बाबा केदार की भूमि केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों में सीट को जीतने के लिए होड़ मच गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य पार्टी केदारनाथ सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वोटर्स को साधने के लिए जहां एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य को भुनाने के साथ ही धामी सरकार द्वारा बीते दिनों केदारनाथ में 39 घोषणाएं की और बजट की स्वीकृति दी, तो वहीं विपक्ष केदारनाथ बचाओ अभियान के साथ ही कई मुद्दों को लेकर केदारनाथ की जनता के बीच जा रहा है। कांग्रेस के पास केदारनाथ सोना चोरी, दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर का निर्माण का मामला, केदारनाथ आपदा, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, QR कोड, गर्भगृह से फोटो वायरल, गुफा का नाम बदलना, दिवंगत विधायक को सम्मानजनक विदाई न देना, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस को जो जीत दिला सकते हैं। दिवंगत विधायक का वहां अंतिम संस्कार चल रहा था अगस्त मुनि में, एक सम्मानजनक विदाई तक आप अपनी विधायक को नहीं दे पाए और आप दिल्ली के बौराड़ी में शिलान्यास कर रहे थे केदारनाथ धाम के मंदिर का। तो जितनी चोटें केदारनाथ धाम को या केदारनाथ की विधानसभा के लोगों को भाजपा के शासन में दी गई हैं, उतनी चोटें भूतो न भविष्यति कभी नहीं हुआ। और हमारी यात्रा में हमने जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली, हम उसी में समझ गए थे कि केदार बाबा के आशीर्वाद से इस बार हैट्रिक केदारनाथ में कांग्रेस ही लगाएगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी बता रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दरकिनार कर प्रदेश प्रभारी को रणनीति बनानी पड़ रही है। भाजपा उनकी रणनीति पर ध्यान नहीं देती। आपसी द्वंद्व का निष्कर्ष ये है कि उनके केंद्रीय प्रभारी को प्रदेश के मुख्य जो अध्यक्ष हैं उनको बाईपास करके नीतियां बनानी पड़ रही हैं। तो आंतरिक द्वंद्व किस प्रकार का उस जग जाहिर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उनकी रणनीति पर ना तो ध्यान देती है, ना हम उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। इतना जरूर है कि हम जिस पद्धति के आधार चुनाव लड़ते आए हैं, उस पद्धति के आधार पर हम बूथ प्रबंधन के आधार पर अपने चुनाव को लड़ेंगे और प्रत्येक बूथ हमारी जीत के लक्ष्य में हो, इसकी रणनीति के आधार पर हमारी आगामी रणनीति बन रही वाली है। केदारनाथ का उपचुनाव पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही दलों की साख का चुनाव बन गया है। ऐसे में दोनों ही दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ में देखना दिलचस्प होगा कि बाबा केदार का आशीर्वाद किस दल को मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने अगस्त मुनि में बैठक की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बताया कि प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन किया गया है। उम्मीद है कि पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट कल या परसों तक पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक गणों की टीम आज केदारनाथ में गई है और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी चल रही है और शाम तक मुझे लगता है वो रायशुमारी पूरी कर लेंगे। कल या परसों तक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। वो रिपोर्ट प्राप्त होती हम पार्टी हाईकमान को उनकी रिपोर्ट जो भी आएगी उसके अनुसार भेजेंगे। चूँकि 22 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, तो 22 तारीख से पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी।
उधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए दावेदारी पेश की है। शिषपाल बिष्ट ने अपनी दावेदारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की गैर मौजूदगी में प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी और सलाहकार अमरजीत सिंह को प्रस्ताव दिया है और अपनी जीत का दावा किया है। मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, समर्पण भाव से रात दिन पार्टी की सेवा करता हूं और पार्टी की मजबूती के लिए जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं वो करता हूं। और जब जब पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं मैंने निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन भी किया है। और केदारनाथ विधानसभा में मेरा भी गांव पड़ता है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में लगातार मैं सामाजिक और राजनीतिक रूप में सक्रिय रहा हूं और मेरे समर्थक चाहते थे कि मैं वहां उपचुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूं और मैंने विधिवत अपनी दावेदारी पार्टी प्लेटफॉर्म में प्रस्तुत कर दी है। पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि वो मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरते हुए अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार साजिश के तहत गरीबों को बेघर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी ग्रुप की एंट्री की गई है। कांग्रेस का कहना है कि वो इन तमाम मुद्दों को लेकर 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेंगे। देखिए, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में मदमस्त होकर जनविरोधी फैसले ले रही है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। सड़कें गड्ढों से पटी पड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी, तारीख तय करने के बावजूद भी सड़कों की बदहाल दशा है। सबसे पहले कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम है कि रुद्रपुर में इतना हज़ारों की संख्या में आए, हल्द्वानी में हज़ारों की संख्या में यहाँ पे हमने प्रदर्शन करा और उसके अल्प समय के बाद ही तुरंत जब इसकी घोषणा हुई, सबके उत्साह में कमी नहीं है, बल्कि बढ़ चढ़ के दुगनी हिस्सेदारी सब सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जितनी परेशानियां पूरे मंडल की हैं, एक एक विधानसभा जो यहाँ की है उसकी सब परेशानियों को लेकर हम वहाँ पे घेराव कर रहे हैं। और वाकई में आपराधिक तौर से अगर हम बात करें, अपराध इतना बढ़ चुका है, माफिया राज, गुंडा राज स्थापित हो चुका है। सबसे बड़ा उदाहरण है विधायक का भाई सीमा के पास 45 राउंड लाइव राउंड के साथ पकड़ा जाता है और हल्के उसमें छोड़ दिया जाता है। वहीं टिहरी जिले के भिलंगना घाटी के आपदा प्रभावितों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही आपदा प्रभावितों को उनका आशियाना मिल जाएगा। दरअसल भिलंगना और बालगंगा घाटी के आपदा प्रभावितों को विस्थापित करने के लिए 5.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जिलाधिकारी की माने तो पहले फेज में सबसे अधिक प्रभावित तिनगढ़ गांव सहित आसपास के 108 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। उधर ग्रामीणों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। तिनगढ़ गांव का विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है और उसमें भूमि का चयन हो चुका है। जियोलॉजिकल स्टडी में उसको उपयुक्त पाया गया है। सभी ग्रामवासियों के साथ सहमति हो गई है और कल हमने बैठक करके उसको अनुमोदित भी कर दिया है। अब अगले सप्ताह जो धनराशि अनुमोदित हुई है वो जो प्रभावित परिवार के खातों में जाएगी और वो अपना मकान का जो निर्माण है, घर का निर्माण है, उनकी जो भूमि चयनित है उस पर कर सकते हैं। अभी तो सर लगभग 50 परिवारों की जमीन की खरीदारी हो गई है। 20 लोग बाकी हैं। बाकी जो विस्थापन भूमि है वहाँ पे रोड की सर्वे चल रही है। बाकी सब प्रक्रिया में ही है सारा काम। वहीं हरिद्वार के राजपुर गांव में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया है। इस दौरान सुरक्षा का कड़ा पहरा नजर आया। आपको बता दें कि धामी सरकार सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इसी के तहत हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी इस अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं नरेंद्र नगर के कोडारना गांव में ग्रामीणों ने बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट को शिफ्ट करने की मांग के चलते विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट को शिफ्ट करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगने से क्षेत्र की आबो हवा दूषित हो रही है, लोग संक्रमित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी ग्रामीणों के इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। पड़ी हुई है, जगह जगह ब्लेड और जगह जगह सुइयां पड़ी हुई हैं
और 10-15 हज़ार पानी की खपत, और जस्ट बिल्कुल प्लांट के 2 मीटर की दूरी पे पानी की टंकी है। वो पानी भी संक्रमित हो रहा है, जिस पानी को पशु भी पी रहे हैं, मनुष्य भी पी रहे हैं, और उससे चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है उसने इतना प्रदूषित वहां के आबो हवा को, उनकी घास पत्तियों को कर दिया है कि अगर वो घास पत्ती भी जानवर खाते हैं तो वो भी बीमार हो गए, और उनसे निकलने वाला दूध अगर हमारे ग्रामीण पीते हैं तो वो भी बीमार होंगे। प्रदूषण हो रहा है उस चिमनी से कि वहाँ पे सांस की बीमारी होने लगी बुजुर्गों को। 50 साल से ऊपर के, 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही। अभी 3 दिन पहले एक मामला आया था, प्रेग्नेंट एक औरत थी, हमारी बहन थी, उनको 3 से 4 घंटे तक उल्टियाँ हुई। तो इतनी रात को 9 बजे बाद वहाँ पे इतना धुआं होता है कि 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में धुआं फैलता है। वहीं लक्सर के नेहदरपुर गांव के पूर्व ग्राम प्रधान ने तहसील प्रशासन से खनन पर रोक लगाने की मांग की है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पूर्व प्रधान जो है, उनका आरोप है कि उनके गांव में ग्राम समाज की जमीन पर लगातार खनन किया जा रहा है। इसके अलावा खनन माफिया ने शमशान घाट की जमीन को भी नहीं बख्शा है। हमारी ग्राम पंचायत पड़ती है नेहदरपुर सुठानी। मैं 3 बार लगातार प्रधान रहा हूँ, अब प्रधान बनी है एससी से, और जितनी भी हमारी ग्राम समाज थी, जितनी हरियाली के पट्टे थे और शमशान घाट की ज़मीन, सारी खोद को नसीम क्रेशर वाले के द्वारा क्रेशर में डलवा दी। इतना मिली भगत हो रहा, प्रशासन को फ़ोन करें, शिकायत करें, कोई मौके भी नहीं आता। जो उड़न दस्ता उनको फ़ोन करें, दिन में वो फ़ोन उठाओ, रात को उठाते नहीं 12 बजे के बाद। तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा, बहुत ज़्यादा अवैध खनन हो रहा। उधर प्रतापपुर वाले, उधर पखर क्या को जुहरेडी वाले, वो दूसरे वाले क्रेशर पर गिर रहे हैं गणपति पे। तो इसे आज रुकवाने के लिए आए। अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी त्योहारों में सुरक्षा को लेकर बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। एसएसपी ने जिले के सभी थाने और चौकियों को निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों के चलते हुड़दंग मचाने वाले और अराजक तत्व वाले जो लोग हैं उनको बख्शना नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दीपावली काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार रहता है। इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ मार्केट में यदि लोग परचेजिंग वगैरह के लिए भी आते हैं, धनतेरस वगैरह भी रहती है, साथ में पीछे छठ पूजा भी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मेन हमारा है कि भाई लोग निश्चित होकर, निर्भय होकर बाहर निकल सके, उसके लिए पुलिस की प्रेजेंस हमें बढ़ानी है। उसके ऊपर विचार किया गया, गश्त कैसे बढ़ानी है, कहाँ कहाँ अधिकतर हमें दिखना है, रहना है, मार्केट में अधिक से अधिक गश्त लगानी है, उसके ऊपर मेरे द्वारा इसमें डायरेक्शन भी दिए गए। साथ साथ में जो पटाखा मार्केट होता है उसमें कैसे सेफ्टी हमें रखनी है, फायर की क्या व्यवस्था होनी, कैसे एनओसी देनी, उन सब के विषय में चर्चा की गई ताकि किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। उधर लोहाघाट के रायकोट में मासूम पर हमला करने वाले गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगा दिया है। इसके अलावा क्षेत्र में लगातार गश्त करने का भी फैसला लिया गया। आपको बता दें कि बीते दिन गुलदार ने 3 साल के मासूम पर हमला किया था। गनीमत ये रही कि ग्रामीणों के हो हल्ले के बाद से गुलदार बच्चे को छोड़कर फरार हो गया था और इस घटना के बाद से ग्रामीण जो है वो दहशत में जीने को मजबूर है। दिनांक 18/10/2024 की रात में ग्राम रायकोट कुंवर में गुलदार द्वारा बच्चे के ऊपर हमला की सूचना के उपरांत वन विभाग द्वारा जो है तत्काल घायल के परिजनों को 30,000 रुपया राहत राशि भी दे दी गई है। तो बच्चे का प्राथमिक उपचार लोहाघाट जिला चिकित्सालय में होने के उपरांत उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी में उसका उपचार चल रहा है। और गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की टीम द्वारा नियमित गश्त की जा रही है तथा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और उस क्षेत्र में आज पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जाए। वहीं रुड़की में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का समापन हो गया है। 2 दिवसीय चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, बैडमिंटन समेत कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। उधर आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य के अलग अलग जिले से टीमें आई थी। विजेता खिलाड़ियों को मेडल, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ये एक हमारी प्राइवेट विद अंडर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट फेडरेशंस है, जिसके तहत हमने एक स्टेट लेवल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें विभिन्न खेलों के और विभिन्न खिलाड़ी हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए थे। ठीक है, स्कूलों से, ओपन से, जिलों से, सभी जगह से आए थे। जिस पूरी प्रदेश से हमारे पास आए बच्चे आए थे, जिसमें अलग अलग बच्चों की कैटेगरी में बच्चों ने प्रतिभाग किया है और विजेता हुए हैं। इस फेडरेशन को चलाने का मकसद हमारा यह है ताकि हमारे जो खेल प्रतिभागी बच्चे होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम
हमारा क्या होता है, जो बच्चे गांव के देहात के होते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये हमारा रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट है, अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक। खेलो इंडिया से भी हमने रजिस्टर्ड हैं और हम धीरे धीरे इस चीज़ को, खेल की भावना को हम पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही रुड़की की नई बस्ती सुनहरा की रहने वाली एक साहसी महिला अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए शहर में ई रिक्शा चलाती नजर आ रही है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नीलम के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद से वो अकेले अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है और पिछले 3 महीने से नीलम किराए पर ई रिक्शा चला रही है। इसके साथ ही वो दूसरी महिलाओं को भी हर परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा देती नजर आ रही है। नाम है नई बस्ती सुनहरा, बच्चे पालने के लिए बस गरीबी में क्या मजबूरी होती है, यही होती है, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हमने सबके लिए, सबके पास गए हैं, विधायकों के भी सारी जगह गए हैं, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। सब कुछ आता है, आदमी परेशान करते हैं, थोड़ा जिगजिगबाजी सारी कुछ होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हम फिर भी झेल लेते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने पर नीति आयोग ने थपथपाई धामी सरकार की पीठ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जमकर की सराहना, कहा विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा राज्य। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल, अपनी अपनी रणनीतियों पर पार्टियों का फोकस। कांग्रेस कर रही कई मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी। 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी कांग्रेस। अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गरीबों की आशाएं उजाड़ने का लगाया आरोप। और हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को किया ध्वस्त। मौके पर तैनात रही पुलिस फोर्स। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी।